Hello students, today we are going to discuss a very important topic which is exception handling, right? So abhi tak we have discussed different types of mechanism which is used for the programming in Java language. आज हम बात करेंगे एरर्स एक्सेप्शंस के बारे में, ठीक है। सो अभी तक जो आपने सुना है वो एरर्स के बारे में और एक्सेप्शंस के बारे में सुना होगा, राइट। आप कभी बोलते हैं एरर आई है एंड समटाइम यू कॉल एक्सेप्शन आया है, राइट। सो अब बात ये डिस्कशन है कि हम किसे एरर कहेंगे और किसे एक्सेप्शन कहेंगे। टॉपिक का नाम एक्सेप्शन हैंडलिंग आपने पहले सुना होगा। क्या आपने कभी टॉपिक का नाम एरर हैंडलिंग सुना है क्या? और अगर नहीं सुना है तो क्यों नहीं सुना है, राइट। तो ये चीज़ निकल के आती है। तो पहली बात तो हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो एक्सेप्शंस के ऊपर करने वाले हैं, एरर्स पर नहीं करने वाले हैं। लेकिन अगर एरर की मैं बात करूं तो एरर का कहने का मतलब ये है कि आपने जब प्रोग्राम को कंपाइल किया तो उस टाइम पर जो भी आपके प्रोग्राम के अंदर ऐसी चीज़ें आई जो कि एक बिजनेस लॉजिक को गलत साबित करती हैं और आप ये कहें कि वो सिंटैक्स और सिमेंटिक्स पर खरी नहीं उतरती हैं, वहाँ केस में आपको एरर रिटर्न होती है, ठीक है। और एरर जो है उसको आपको हैंडल नहीं करना है, एरर जो है वो आपको ठीक करनी है, राइट। और अब ठीक करने में और हैंडल करने में क्या फ़र्क होता है ये आप समझिए। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ किसी पर्टिकुलर आप कोई घर बना रहे हैं, मैं आपसे बोलता हूँ कि इसके अंदर एक तरफ की दीवार ही नहीं है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एरर, बट और ये आपको करेक्ट करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ घर कैसे बनेगा, है ना। और एक मैं आपसे बोलता हूँ कि आपने जो घर के अंदर फर्नीचर बनाया है उस फर्नीचर में जो किसी एक फर्नीचर में एंगल जो है वो 45 की जगह 40 डिग्री है, तो वो आपको फर्नीचर गिरेगा तो नहीं, राइट। और ऐसा भी नहीं है कि उसके बिना काम नहीं चलेगा, बट हाँ आप ये एक तरह की आपको एक्सेप्शन हो जाएगी कि भैया ठीक है ये 45 होना चाहिए था डिग्री का एंगल इस पर्टिकुलर फर्नीचर का, बट ये 40 डिग्री है, स्टिल ये काम करेगा और इसके बाद के काम भी इस पर हो सकेंगे। लेकिन हम आपको ये बता दें कि ये नियर फ्यूचर प्रॉब्लम कर सकता है क्योंकि इसका लोड बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो वो एक तरह का एडवाइजरी हो गई आपको। अब इसको आपको कैसे हैंडल करना है, वो एक्सेप्शन किस तरीके से प्रोग्रामिंग की जब आप बात करेंगे तो आपके सामने काम करेगी, वो चीज़ है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके एरर के बारे में। अब बात करते हैं एक्सेप्शन की, जैसे हमने बात की अभी। अब आपकी जो एक्सेप्शन है ये बहुत टाइप्स की हो सकती हैं, ठीक है। तो योर एक्सेप्शंस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। इसके मैकेनिज्म हैं, कैसे आप एक्सेप्शंस को थ्रो करते हैं, कैसे वो कैच होती हैं, किन क्लासेस के रिगार्डिंग जो है वो चीज़ें निकल के आती हैं, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो टॉपिक डालते हैं आपका एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग किस काम आती है ये आप समझिए। इट इज़ यूज्ड टू हैंडल एरर कंडीशंस वेयर, ठीक है। अभी इसको एरर बोलना है, एक्सेप्शन बोलना है, ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि एक तरह की एरर ही है, बट इसको हम एक्सेप्शन करें, जैसा कि हमने आपको लाइव एग्जांपल दिया इस तरीके से। और इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं तो जब आप a डिवाइड बाय b करेंगे, ठीक है, तो जब ये a डिवाइड बाय b आप करेंगे, जब तक आप 2/3 करते हैं, 4/5 करते हैं, कोई इशू नहीं आता है। लेकिन जब आप इसको करते हैं 2/0 तो ये आपका क्या बन जाएगा? एक्सेप्शन बन जाएगा, ठीक है। अब ये एक्सेप्शन कैसे बन गया कि इसका कोई डिफाइंड बिहेवियर मैथमेटिक्स में नहीं है। सो ये डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन हो जाएगी आपके लिए, और ये हम थ्रो करेंगे और कैच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो निकल के आती है। अब एरर की अगर मैं बात करूँ तो एरर किस तरीके से आएगी। मान लीजिए आपने जैसे स्ट्रिंग आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो मान लीजिए मैं एक स्ट्रिंग लिखता हूँ और ये स्ट्रिंग है s1, और अब यहाँ मान लीजिए मैं करता हूँ s1 डॉट लेंथ, ये मान लीजिए मैंने कॉल किया। अब आप थोड़ा सोचिए कि क्या कोई लेंथ यहाँ निकल के आने वाली है, तो एक्सेप्शन आएगी या फिर एरर आएगी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये काफ़ी पूछा जाता है। तो इस केस में जब हम बात करेंगे तो जब आप s1 डॉट लेंथ लिखेंगे तो आपको पता है कि ये जो s1 है इसको आपने कोई इनिशलाइज नहीं किया है और कोई वैल्यू इसमें नहीं डाली है, तो इस केस में आपको एरर देखने को मिलेगी
ना कि एक्सेप्शन, क्योंकि ये रूल्स में है कि आपको जब आप स्ट्रिंग लिखते हो तो आप उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब मान लीजिए मैं यहाँ एक बार के लिए नल लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि आपने इसको इनिशियलाइज कर दिया और नल से इनिशियलाइज किया है। तो इस केस में क्या होगा कि जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट थी स्ट्रिंग की क्लास में वो पूरी हो गई है, आपने उसको इनिशियलाइज करवा दिया है। तो ये अब आपको क्या कहेगा कि आपका काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन आपको एक एक्सेप्शन दूंगा कि आपने स्ट्रिंग में नल डाला हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से चीज़ें आती हैं। अब आप एक एग्जाम्पल सोचिए कि आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम के अंदर मान लीजिए इस तरह की कंडीशन आती है, तो दो ही रास्ते हैं, या तो मैं उस प्रोग्राम को वहीं अबॉर्ट कर दूं, मतलब उसको प्रोग्राम को ख़त्म कर दूं और आपको कुछ भी शो नहीं करूं। दूसरा रास्ता यह है कि मैं इस प्रोग्राम को चलने दूंगा और जब अबॉर्ट करूंगा तो आपको लिख के दूं कि भाई प्रोग्राम आपका कंपाइल हो गया, क्योंकि आपने एक्सटेंसिवली S1 को कहीं यूज़ ज़्यादा नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि S1 में नल है, ऐसा कोई एक्सेप्शन मैं आपको दिखा दूंगा। तो अगर आप प्रोग्रामर हो तो आप समझ जाओगे कि ये एक्सेप्शन मेरे लिए इस तरीके से हैंडल हुई है और मैं चाहूँ तो इसको ठीक भी कर सकता हूँ, तो वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के एक्सेप्शन की पूरी कहानी है। अब अगर इसकी क्लास की हायरार्की की बात करें तो सबसे पहले आपको कुछ वर्ड्स देखने को सुनने को मिलेंगे इसके अंदर, उनके बारे में देखिए। एक मिलेगा आपको ट्राई, राइट, एक आपको मिलेगा कैच। ये सब हम प्रोग्रामिंग में एक एक यूज़ करके देखेंगे। और एक मिलेगा आपको थ्रो, एक मिलेगा आपको थ्रोज, एक आपको मिलेगा फाइनली, ठीक है। ये वर्ड्स आपको मोर ओवर हर जगह आपको यहाँ पर देखने को जावा के केस में मिलेंगे ही मिलेंगे। अब समझना ये है कि ये क्या करते हैं आपके लिए और क्या नहीं करते हैं, इन्हीं के बेसिस पर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब इनकी अगर इससे पहले एक बार मैं आपके साथ में हायरार्की डिस्कस कर लूँ तो शायद ये यूज़ करना आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इस स्लाइड पर हम आएंगे, एक बार इसकी हायरार्की देख लेते हैं। जो यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ है ना थ्रो, इस थ्रो और थ्रोज किस हिसाब से काम करते हैं उसकी हायरार्की भी देखेंगे, ताकि आपको एरर्स के बारे में चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाएं। देखिए क्लास हायरार्की में सबसे ऊपर होती है थ्रोएबल। ये एक क्लास है आपकी, थ्रोएबल नाम से कोई क्लास है, और इसके जो सब क्लासेस हैं उनमें एक होती है एरर, ठीक है। और इधर राइट साइड में अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये आपकी हो जाएगी एक्सेप्शन। दो ही चीज़ें आपको बताई हैं। क्लासेस और भी इसकी मिलेंगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं वो हम अभी के लिए देख रहे हैं। तो एक एरर हो गई, एक एक्सेप्शन हो गई। हमारा काम एक्सेप्शंस पर ज़्यादा रहेगा, एरर्स की अगर हमें और बात करेंगे तो बाद में देख लेंगे। एक्सेप्शंस की पहले बात करते हैं, राइट। तो अब एक्सेप्शंस जो हैं वो आपकी हो सकती हैं जैसे इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, ठीक है। एक आपकी हो सकती है कोई रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। और अगर बात करें तो एक हो सकती है आपकी कोई क्लास नॉट फाउंड। तो इस तरीके से बहुत सारी और भी हो सकती हैं, बट जो बहुत फ्रीक्वेंटली बोली जाती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लास नॉट फाउंड हो गया, रन टाइम एक्सेप्शन हो गया और आईओ एक्सेप्शन हो गया। अब अगर मैं रन टाइम एक्सेप्शन को और अच्छे से देखूं, क्योंकि यही हमको आगे भी पढ़ना है, तो उस केस के अंदर जैसे मान लीजिए एक आती है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। एक और इसमें आपको देखने को कई बार मिलती है इलीगल आर्ग्यूमेंट। ये आपने कहीं ना कहीं देखी भी होगी, जब आप कोई फंक्शन या कोई ऐसा काम करते हैं जहां आर्ग्यूमेंट्स जो होने चाहिए वो नहीं है, तो ये इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है अर्थमेटिक, जो हमने अभी डिवाइड बाय ज़ीरो पढ़ा है, वो अर्थमेटिक एक्सेप्शंस में आता है। ये भी काफ़ी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी हैं, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब ये आपकी लगभग आती है। इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन में अगर देखूंगा तो मैं नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है।
ये तो आपको सबको पता है कि इन सब की पेरेंट एक क्लास होगी जो ऑब्जेक्ट है जावा के अंदर। सबसे जो पेरेंट क्लास है वो क्या है, ऑब्जेक्ट, और उससे नीचे थ्रोएबल, एरर, एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस के फिर टाइप है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन है, रन टाइम एक्सेप्शन है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन है। देन उसके बाद में चीज़ें आपके सामने इस तरीके से अपीयर होती हैं। तो ये आपको बताने के लिए एक स्ट्रक्चर क्यों बताना ज़रूरी है ये समझिए। जब आप किसी एरर को थ्रो करेंगे तो इनमें से ही किसी क्लासेस का ऑब्जेक्ट जो है वो आपको थ्रो करना पड़ता है। जैसे आपने डिवाइड बाय ज़ीरो किया a बाय b में, अगर आपने 2 बाय 0 लिखा तो इस केस में ये जो अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास है इसका कोई ऑब्जेक्ट बनेगा और वो ऑब्जेक्ट थ्रो होगा और फिर वो कैच होगा और उसमें हम हैंडलिंग करेंगे अलग तरीके से, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपके दिमाग में आता है ना थ्रो, ब्लॉक, कैच, ट्राई, ये सब चीज़ें आपके जब दिमाग में आती हैं तो कई लोग पूछते हैं कि भाई थ्रो तो आप लिख रहे हो बट क्या थ्रो कर रहे हो, तो आप बोलोगे कि एक ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहे हैं। किस क्लास का कर रहे हो वो डिपेंड करता है किस तरह की एक्सेप्शन है, ठीक है। अगर वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन है तो इसका ऑब्जेक्ट थ्रो होगा, अगर कोई लीगल आर्ग्यूमेंट है तो इसका होगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन है तो इसका होगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है। अब आपकी जो एक्सेप्शन है वो दो तरह की होती है, चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शंस। जो चेक्ड हैं वो कंपाइल टाइम पर आती हैं और जो अनचेक्ड जो आपकी हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और जो अनचेक्ड हैं वो आपकी किस में आएंगी, रन टाइम पर आएंगी। तो मोस्टली आपकी जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, मैं इसको थोड़ा अलग कलर से एक बार देख लेता हूँ। ये जो पोर्शन है आपका ये अनचेक्ड का है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसमें और भी क्लासेस हैं, राइट। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये रन टाइम पर होता है, अनचेक्ड एक्सेप्शंस रन टाइम पर आती हैं, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब चलिए इसके बाद डिस्कशन करते हैं जो इससे पहले वाली स्लाइड थी, इस पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपने कहीं मेन ब्लॉक में लिख रहे हैं कोड और आपने कोई लिखा ट्राई और यहाँ लिखा कैच। तो अगर आपने कहीं एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ी है इससे पहले तो इस तरीके से आपने इसको लिखा हुआ देखा होगा, ठीक है। तो क्या है ट्राई, क्या है कैच, ये आपको देखना है। तो ऐसा कोड जिसके अंदर यू आर फीलिंग दैट एन एक्सेप्शन कैन बी अकर्ड, सो दैट पर्टिकुलर कोड मस्ट बी रिटन इन ट्राई ब्लॉक, राइट। तो वो आपको जो है यहाँ लिखना चाहिए। यहाँ कौन सा कोड आएगा, जहाँ आपको एक्सेप्शन हो सकती है ऐसा सोचने को मिले। तो जहाँ आपको ऐसा लगता है कि भाई a डिवाइड बाई b में एरर आ सकती है, कब, जब b इज इक्वल्स टू 0 हो। तो ये आपने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया कि a बाई b वाला जो काम है वो आपका एक्सेप्शन आ सकता है। तो ये आपका ट्राई ब्लॉक के अंदर आपने लिख दिया और उसके बाद में इसको हैंडल करने के लिए आपने कैच ब्लॉक लिखा हुआ है और यहाँ पर आप जो है इसको हैंडल करने के लिए लिखेंगे कि भैया ये किस तरह का एक्सेप्शन है, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो है आपको रिसीव होगा और आप उस एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे, ठीक है। अब कहानी आती है कि अगर मैं ट्राई और कैच ब्लॉक को ना लिखूं तो क्या ये चीज़ें हो सकती हैं क्या, ठीक है। तो अब तक समझिए इसके कुछ सीक्वेंस बनते हैं, ठीक है। क्या सीक्वेंस है देखिए, जब आपने कुछ नहीं किया कोड के अंदर और आपके सामने इस तरह की चीज़ें आती हैं तब भी आपके पास एक्सेप्शंस आई हैं, आपने नोटिस किया होगा। तो वो एक्सेप्शंस कहाँ से आई हैं वो देखिए। ज़्यादातर आपको एक्सेप्शंस स्टैटिक मेंबर्स के केस में मिली होंगी। तो जब आप तरीके से यूज़ नहीं करते हो, अनइनिशियलाइज्ड रखते हो चीज़ों को, तब भी आपको एक्सेप्शन कई बार देखने को मिली होंगी। तो जैसे मान लीजिए 4 वेज इसके बनते हैं। जैसे अगर हम बोलें डिफ़ॉल्ट, जब हम कुछ भी थ्रो नहीं कर रहे हैं और डिफ़ॉल्ट थ्रो हो रहा है, जब भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ट्राई ब्लॉक और आप थ्रो यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो सकता है, डिफ़ॉल्ट थ्रो रहेगा। एक बार हो सकता है कि आप डिफ़ॉल्ट कैच यूज़ करें और एक बार हो सकता है कि ये हमारा खुद का कैच मैकेनिज्म हमने लिखा
और उसको यूज़ किया, जैसे हमने ट्राई और कैच में लिखा, ऊपर से कुछ नीचे आई एक्सेप्शंस और आपको हैंडल करना है। कभी तो आप बोलते हैं कि ये जावा खुद हैंडल करे और कभी आप खुद से कैच ब्लॉक लिखते हैं। अभी देखेंगे इसके क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं, बट हाँ आपने कुछ इस तरीके से करने की सोची है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा कि हमारा खुद का थ्रो हो, हम खुद चीज़ों को थ्रो करें, मतलब हम खुद ही उस पर्टिकुलर क्लास की एरर को पहचानें और उसको फिर थ्रो करें। तो उस केस में आपका अगेन दोनों ही बनती हैं कंडीशन, डिफ़ॉल्ट कैच और हमारा खुद का कैच। तो इस तरीके से दो कंडीशंस आपके सामने बन करके आती हैं। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप नहीं थ्रो करेंगे तो जावा उसको टेक केयर करेगा, और जब आप खुद ही दोनों काम करेंगे तो वो अलग तरीके से चीज़ें मेंशन होंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर डिफ़ॉल्ट और इसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। तो अब बात समझने की आप कोशिश कीजिए, अगर आपने किसी प्रोग्राम के अंदर डिफ़ॉल्ट ही चीज़ें ली हुई हैं, आपने ना कोई ट्राई लिखा ना कोई कैच लिखा, सीधा एक्सेप्शन आ गई, उस केस में क्या होगा, जैसे ही एक्सेप्शन आएगी तो जावा विल टेक केयर, वो आपको एक्सेप्शन मोस्ट ऑफ द केसेस में बता देगा, और लास्ट में आपका प्रोग्राम जो है उस एक्सेप्शन के बाद में ख़त्म हो जाएगा। मतलब उसके नीचे जो भी लिख रहा होगा वो सब कुछ एक तरीके से कंपाइलेशन का पार्ट नहीं होगा और वहीं से प्रोग्राम अबॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डिफ़ॉल्ट का केस। वो कुछ केसेस में अच्छी भी बात है, कुछ केसेस में नहीं भी है। लेकिन आप ये समझिए कि जब आपको ऐसा लगता है कि भाई ये ठीक है, एक्सेप्शन आई, वो मैंने हैंडल कर ली, लेकिन मेरा बाद में उसके बाद भी जो प्रोग्राम रन हो रहा है वो बाकी का बचा हुआ प्रोग्राम तो कम से कम चले, तो उस केस में आपको फिर अपना ही कैच मैकेनिज्म लिखना होगा, तब फिर कैचेस चलेंगे और उसके बाद भी प्रोग्राम रन होगा। तो ये हम प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे से देखेंगे भी। अभी के लिए आप इतना समझिए कि डिफ़ॉल्ट का मतलब जहाँ प्रोग्राम हुआ वो कैच जो है अगर जावा ने लगाया तो उसके बाद में प्रोग्राम रन नहीं करेगा, और अगर आपने सब कुछ खुद के हाथ में लिया हुआ है तो हमारा कैच चलेगा, उसके बाद भी प्रोग्राम रन करेगा, ठीक है ना। तो हम वापस आते हैं एक बार किसके ऊपर, इस पर। तो ट्राई और कैच का केस हमने देखा। अब आता है थ्रो और थ्रोज, ठीक है। अब थ्रो और थ्रोज के बारे में एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। अब थ्रोज की अगर बात करें, सबसे पहले क्या है, ये एक तरह का कीवर्ड है, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है। और ये कब यूज होगा, इट कैन बी यूज्ड विदाउट, कैन बी यूज्ड विदाउट ट्राई कैच। अच्छा, ये अगर मैं बात करूं तो थ्रोज की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा मेरे हिसाब से ये सही रहेगा बात कि ये विदाउट ट्राई कैच के हो सकता है। आप थ्रो करेंगे कोई चीज़ और वो जो है आपके उस फंक्शन से निकल करके और कंट्रोल चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप थ्रो की बात करेंगे तो थ्रो के केस में क्या होता है, आपका यूज्ड टू ट्रांसफ़र कंट्रोल फ्रॉम ट्राई ब्लॉक टू द कैच ब्लॉक। जो आपका थ्रो है ये क्या करेगा, कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देता है। जब जहाँ से भी आप थ्रो लिखेंगे वहीं से आपका जो जंप करके कहाँ चला जाएगा, कैच ब्लॉक के पास चला जाएगा। लेकिन थ्रोज जो है वो किस काम आएगा, आपको बताया मैंने, द थ्रोज कीवर्ड इज यूज्ड फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग विदाउट ट्राई कैच ब्लॉक। ये क्या करता है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए आपके पास में कोई प्रोग्राम लिखा और ये कोई फंक्शन है, void रन करके आपने कोई फंक्शन लिखा, ठीक है। और ये फंक्शन आपने लिखा, यहाँ पर आपका मेन फंक्शन, यहाँ पर कोई मेन फंक्शन आपका काम कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, आपने ट्राई कैच कहाँ लिखा है, ट्राई और कैच ब्लॉक, ये आपने यहाँ लिखे हुए हैं। ये आपके कहाँ पर हैं, मेन में है। जब आप यहाँ लिखेंगे कि भाई यहाँ पर आपकी कोई एरर आ सकती है तो आपने थ्रोज करके लिखा और यहाँ पर आपने लिखा मान लीजिए अर्थमेटिक एक्सेप्शन करके, ठीक है, ये आपने लिखा। तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे थ्रोज
न्यू, और जब आप लिखेंगे तो ध्यान रखना है आपको कि ये किस तरीके से लिखा जाएगा, न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे और इसमें कुछ भी पास कर देंगे, लाइक डेमो या कुछ भी इस तरीके से। तो ये क्या है आपका, उसके बाद में यहाँ से आपने थ्रो किया, ये कनेक्ट करेगा यहाँ, और यहाँ पर ये आकर के आपका कंट्रोल कैच के पास जा कर के और आपकी हैंडलिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जब फंक्शन के थ्रू करेंगे तब आप इस तरीके से जो है ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को देख भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है वो वही आता है फाइनली। थ्रो हमने डिस्कस कर लिया, थ्रोज डिस्कस कर लिया, अब आएगा फाइनली। अब ये फाइनली क्या लगता है, ये फाइनली लगेगा यहाँ पर। ठीक है, और ये किस तरीके से काम करेगा ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपने ट्राई लिखा, कैच लिखा। ठीक है, एक ट्राई के साथ में एक कैच हो सकता है, मल्टीपल कैचेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो और फाइनली जो है वो हमेशा एक होगा। तो फाइनली विल गिव यू द गारंटी दैट योर फाइनल ब्लॉक विल मस्ट रन, चाहे आपका कैच ब्लॉक आपका रन हो या ना हो, फाइनली ब्लॉक जो है वो आपका हमेशा रन होगा। ठीक है, तो आपको ऐसा काम जो आपको हर प्रोग्राम के लास्ट में करवाना है, जैसे मान लीजिए वर्क डन या मूवीज कंप्लीटेड, तो आप क्या करेंगे, उसको फाइनली में लिखेंगे। तो आपका कैच अगर रन नहीं भी किया तो जब आपका प्रोग्राम खत्म होगा तो वो लास्ट वाला जो फाइनली है वो रन करे और आपको एक्सपेक्टेड एक्सेप्शंस का जो भी ब्लॉक है वो फाइनली में देखने को मिल जाए। ये फाइनली कीवर्ड जो फाइनली आपका ब्लॉक है वो करता है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से हमने काफ़ी डिस्कशन किया है रिगार्डिंग दीज 5 थिंग्स, ट्राई, कैच, थ्रोज एंड फाइनली। अब पढ़ने में आपको जितना कॉम्प्लेक्स ये लग रहा है उतना कॉम्प्लेक्स जब आप इसको करके देखेंगे तो ये बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जब हम करने के लिए बैठेंगे तो हम इनमें से एट अ टाइम हो सकता है कभी कभी ही हम सारी चीज़ें यूज़ करें, अदरवाइज़ कभी कभी ट्राई कैच ब्लॉक से काम चल जाएगा, कभी उसके बिना भी काम चल जाएगा। अभी तक हमने प्रोग्रामिंग में कहीं एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं पढ़ी है, बट आपको जब अच्छे प्रोग्राम्स बनाएंगे जो कि कहीं हार्डवेयर इंटरेक्शन करेंगे या कहीं और काम करेंगे, वहाँ पर आपको ये नीडेड होंगे ही होंगे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब हमने जो सबसे पहले थ्रोएबल क्लास लिखी थी, है ना, तो उसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें आप देख लीजिए। ये आपको हेल्प करेगा जब आप एडवांस लेवल प्रोग्रामिंग करेंगे। तो थ्रोएबल के केस में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। एक तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल है ये इसकी सब क्लासेस जितनी भी हैं वो सब क्लासेस इसको अपने हिसाब से सेट कर सकती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जब आपको प्रोग्रामिंग कराएंगे तो ये समझाएंगे, और इसी के बेसिस पर आप क्या करेंगे, जो ये स्ट्रिंग वेरिएबल होगा इसमें जो एक्सेप्शन का मैसेज आएगा वो आप यहाँ पर सेट करेंगे। और जो सब क्लासेस बनी हुई थी हमने देखी थी ना, उससे नीचे जितनी भी क्लासेस थी, जैसे ये क्लासेस जो थी, ये जो क्लासेस हैं ये सब उस स्ट्रिंग वेरिएबल्स को सेट करेंगी और अपने हिसाब से आउटपुट जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसकी बात करें, इट डिफाइंस वन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये एक वन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी अपने पास रखेंगे, तो उसकी सब क्लासेस भी रखेंगी। और जो ये वन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ये क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को एज एन आर्ग्यूमेंट ले लेगा। तो इससे आपका जो क्लासेस हैं वो चीज़ें अपने पास में रखेंगी। और जो ये थ्रोएबल क्लास है ये आपके पास में एक फंक्शन रखती है गेट मैसेज। ठीक है, और ये गेट मैसेज क्या करता है, इट इज यूज्ड टू रिट्रीव एक्सेप्शन। तो जो हमने ये थ्रोएबल क्लास लिखी थी जिसकी पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट थी, उसके अंदर जितनी भी क्लासेस हमने नीचे 3-4 लिखी थी, वो सब एक स्ट्रिंग वेरिएबल प्रोवाइड करवाती हैं, एक वन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कराती हैं जिसको आप सेट कर सकते हैं सब क्लासेस में। और उसके बाद में गेट मैसेज फंक्शन भी रखती है जो आपको एक्सेप्शन को पहचानने में, रिट्रीव करने में हेल्प करेगा। तो ये अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो मेरे हिसाब से थ्योरी के रिगार्डिंग काफ़ी
पढ़ लिया है हमने। अब जब हम इसको प्रोग्रामिंग वे में देखने की कोशिश करेंगे तब चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। अभी के लिए मान लीजिए एक छोटा सा प्रोग्राम मैं आपको लिख के दूं। जैसे मान लीजिए एक प्रोग्राम लिखते हैं क्लास एग्जाम्पल, और इसी तरीके के छोटे छोटे प्रोग्राम से हम चीज़ें बदल के देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। और इस प्रोग्राम के अंदर मान लीजिए हम इस तरीके से लिखते हैं हमेशा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जैसे कि हमने प्रोग्राम लिखा था। और उसके बाद में मान लीजिए हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसके अंदर लिखते हैं मान लीजिए हेलो, ठीक है। और इसके बाद में हम एक और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लगाते हैं। जैसे हमने लेंथ वाला किया था वैसे ही मान लीजिए हम ये लिखते हैं s1 डॉट लेंथ, और फिर हम एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लगाते हैं और यहाँ लिखते हैं हेलो 2, ठीक है। अब इस केस में क्या होने वाला है, क्योंकि S1 हमने नहीं इनिशलाइज किया है तो इस केस में क्या होगा, एरर आएगी, प्रोग्राम रन नहीं होगा, कुछ भी रन नहीं होगा, ठीक है। जब हमने यहाँ लिखा बताया था आपको, मान लीजिए नल लिख दिया, उस केस में क्या होगा, यहाँ कोई एरर नहीं है क्योंकि नल कर सकते हो आप। सेकेंड लाइन प्रिंट होगी, मतलब आउटपुट में हेलो प्रिंट होगा, और उसके बाद में लिखा आपने s1 डॉट लेंथ। अब आपने कोई ट्राई कैच थ्रो कुछ फाइनली नहीं लिखा है। इस केस में सब कुछ जावा हैंडल कर रहा है, और मैंने आपको बताया था जब जावा हैंडल करेगा तो जहां एक्सेप्शन आएगी वहीं से आपका प्रोग्राम अबॉर्ट हो जाएगा। तो आपने जैसे ही s1 डॉट लेंथ लिखा, इसके बाद आपके क्या आ जाएगी, यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाएगी, और जैसे ही एक्सेप्शन आएगी आपका प्रोग्राम अबॉर्ट हो जाएगा, और ये हेलो वाला मैसेज प्रिंट, हेलो 2 जो मैसेज है ये आपको प्रिंट नहीं होगा। वहीं अगर मैंने इसको ट्राई और कैच ब्लॉक से किया होता जो कि मैंने बनाए हैं, तो उस केस में आपका ये हेलो 2 भी प्रिंट होता, ठीक है। विच इज़ अ गुड प्रैक्टिस। अगर आपको लगता है कि इस एक्सेप्शन से कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला अभी के केस में नहीं है और मुझे ये अवॉइड करनी है, तो उसके बाद वाली प्रोग्रामिंग रन करनी चाहिए। तो अगर मैंने ये ट्राई और कैच ब्लॉक में लिखा होता, थ्रो किया होता तरीके से, और इसको एक्सेप्शन दी होती, कुछ भी नल पॉइंटर एक्सेप्शन या कुछ भी, तो उस केस में जो है मेरा ये आगे वाला प्रोग्राम भी रन करता। तो आपको सबसे पहले यूजेबिलिटी समझ में आई ट्राई थ्रो कैच की, और तभी हम इसको आगे प्रोग्राम्स में यूज़ भी कर सकेंगे। और जब किसी दूसरे फंक्शन से आप काम कर रहे हैं और किसी फंक्शन में मान लीजिए ऐसा होता है, ये तो भैया आपका मान लीजिए मेन फंक्शन में हुआ, लेकिन मान लीजिए कोई रन नाम से फंक्शन आपने तीसरा बनाया हुआ है और वहाँ कोई एक्सेप्शन आती है, तो वहाँ से थ्रो करने के लिए आपको थ्रो कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, और वहाँ से आप जब थ्रो करेंगे तो यहाँ हम उसको कैच करेंगे, और कैच करने के बाद में हम उसको जैसा हम चाहेंगे वैसा उसको एरर को, एक्सेप्शन को प्रिंट भी करवा लेंगे। तो इतना थियोरेटिकल के हिसाब से हमने काफ़ी पढ़ा है। इसके बाद हम इसका प्रोग्रामिंग पार्ट जो है वो देखते हैं। चलिए ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, इसका प्रोग्रामिंग जो पार्ट है वो हम एक बार कवर कर लेते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग का। अभी तक हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग में जो थोड़ा बहुत पढ़ा है वो ये है कि अगर आप कुछ भी एक्सेप्शंस हैंडल नहीं करते हैं तो जावा विल टेक केयर ऑल द थिंग्स। अब इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं ये हमने डिस्कशन इसका कर लिया था। क्यों आपको एक्सेप्शंस हैंडल करना ज़रूरी है रैदर देन जावा इटसेल्फ डिफ़ॉल्ट करे, तो उसका पहला रीज़न तो ये है कि जो जावा है वो आप जो एरर प्रिंट, अगर आपने मन से कोई प्रिंट करना चाह रहे हैं एरर की, जब ऐसा कुछ हो तो एक्सेप्शन ये प्रिंट हो, तो वो एक्सेप्शन आप अपने मन से नहीं लिख पाएंगे। जावा ने जो डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शंस लिखी हुई हैं वही प्रिंट में आपको शो होंगी हर बार। तो पहला रीज़न तो आपको जो वेरी साउंड रीज़न है वो ये है एक्सेप्शन हैंडलिंग करने का। दूसरा रीज़न ये है कि अगर आप कोई एक लाइव प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और जहाँ पर एरर्स सीधा सीधा इस फॉर्म में ना आकर के कई बार आती हैं बिज़नेस लॉजिक की वजह से, तो बिज़नेस लॉजिक को जो है वो आप नहीं समझ पाएगा, आपका सिस्टम जावा नहीं समझ पाएगी कि यहाँ एक्सेप्शन आनी चाहिए। वो तो आपको सिंपली वो चीज़ जो है वो करके दे देगा,
वो उसको नहीं पता है कि एक एटीएम से पैसा निकालते वक्त अकाउंट में भी पैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो उसके हिसाब से तो माइनस करना, नेगेटिव में वैल्यू चली जाएगी, कोई इशू नहीं है। ये आपका बिजनेस लॉजिक है कि आप ये उसको बताएं कि भैया जब भी जो है बैलेंस है वो इस हिसाब से कम होगा तो उसमें से ज़्यादा पैसा नहीं निकालना है। तो दिस इज़ योर बिजनेस लॉजिक। अगर कंप्यूटर की बात करें तो वो तो उसको माइनस में वैल्यूज़ दे देगा, राइट। सो ऐसे जब बिजनेस लॉजिक के केसेस हैं वहाँ पर भी हमको एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत ही हेल्पफुल होती है। अब देखिए वेरी फर्स्ट एग्जांपल से जो हम कल देख भी रहे थे वहाँ से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आप कोई एक स्ट्रिंग लेते हैं और यहाँ पर आपने लिया स्ट्रिंग एस, देन आपने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ आप लिखते हैं मान लीजिए हाई, राइट। और यहाँ पर उसके बाद में हम दोबारा एक बार एसओपी लगाते हैं और यहाँ लिखते हैं सिंपली, एक बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम से हम स्टार्ट कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ एस, राइट। और यहाँ प्लस लगा करके हम एस डॉट लेंथ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं या फिर वैल्यू की जगह हम लेंथ लिख देते हैं, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि जो लेंथ है वो प्रिंट हो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की, और ये हम मान लीजिए काम करना चाह रहे हैं। बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम है। मान लीजिए इसको हम एक बार कंपाइल और रन करके देखते हैं। जावा सी हेलो डॉट जावा करके देखते हैं एक बार। हाँ ठीक है, फाइल का नाम का इशू है। चलिए तो देखिए, एक सबसे पहले है, ये आपको क्या बोल रहा है, वेरिएबल एस माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। तो क्या ये एक्सेप्शन है? तो बिल्कुल भी ये एक्सेप्शन नहीं है, दिस इज एन एरर। और एरर आपको पता है हमेशा ठीक करनी होती हैं, अवॉइड नहीं करनी होती हैं, क्योंकि ये इनके फॉर्मेट में भी है कि आपने अगर एक्स को इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो हम आगे काम नहीं कर पाएंगे, कुछ और वैल्यूज़, गार्बेज वैल्यूज़ उसमें हो सकती हैं। तो ये आपको बोलता है कि एस जो है इसको आपको इनिशियलाइज करना ज़रूरी है। तो दिस इज़ एन एरर जो आनी ही चाहिए, टैकल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक एरर आ रही है। अब इसको मान लीजिए हम ठीक करने की कोशिश भी करें, तो मैं ऊपर ठीक करता हूँ, नीचे आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब मान लीजिए मैंने इसमें डाल दिया एस इज इक्वल्स टू नल, मैं कोई वैल्यू नहीं डालता हूँ, नल डालता हूँ। चलिए इसको एक बार कंपाइल और रन करते हैं। देखिए सबसे पहले व्हाट इज़ प्रिंटिंग, द प्रिंटिंग इज़ हाई, राइट। और हाई प्रिंट होने के बाद में यू विल सी दैट द एक्सेप्शन हैंडलिंग इज़ वर्किंग इन इट्स वे। और आपने कोई भी ट्राई, कैच, थ्रो कुछ भी नहीं लिखा है, और उसके बाद भी आप देखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग हो रही है। इसका मतलब जावा कंपाइलर वो आपको करके दे रहा है, ठीक है। अब आप ध्यान से पढ़ें तो क्या लिख रहा है, देखिए सबसे पहले प्रिंट हुआ हाई, जो कि हमने यहाँ पर हाई प्रिंट करवाया था। उसके बाद में क्या प्रिंट हो रहा है कि एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग डॉट नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो आपको अगर याद हो तो मैंने आपको जब थ्रोएबल क्लासेस के अंदर एक्सेप्शन की सब क्लासेस बताई थी, तो वहाँ पर एक क्लास इस नाम से भी थी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक मेन जो थ्रेड है उसके अंदर एक्सेप्शन आ रही है। थ्रेडिंग हम पढ़ चुके हैं, तो मेन थ्रेड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप एक बार थ्रेडिंग वाला वीडियो ज़रूर देखें। और वहाँ पर हमने ये भी देखा था कि मेन जो थ्रेड होता है उसकी प्रायोरिटी क्या होती है, मेन थ्रेड की प्रायोरिटी को कैसे सेट करते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं, कैसे उसकी प्रायोरिटीज़ को शो भी करते हैं, ठीक है। तो वही काम जो है वो यहाँ पर है।
और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है, ठीक है। उसके बाद में बिल्कुल ठीक है, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, यही होना भी चाहिए था, ठीक है ना। अब आप समझिए कि अगर इस केस में हाई प्रिंट होता है, क्या इसके बाद हमने कुछ लिखा वो प्रिंट होगा क्या? तो मैं एक बार करके देखता हूँ। मान लीजिए हमने बाय लिखा है इसके बाद, तो देखिए स्टिल आपका जो प्रोग्राम है उसमें बाय प्रिंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक बार एक्सेप्शन आपके प्रोग्राम में कहीं आ गई तो वो कुछ आप ये कह सकते हैं कि एरर की तरह ट्रीट हुई, क्योंकि वो उसके बाद में प्रोग्राम को रन नहीं होने दे रही है, सिर्फ वहाँ तक रन हो रहा है। हालांकि एरर के केस में तो पूरा ही प्रोग्राम रन नहीं होता है, बट यहाँ कुछ आधा काम आपको वैसा देखने को मिलेगा। तो अब इसको डील कैसे करें? तो इसको डील करने के लिए ही आप ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे, ताकि आपका प्रोग्राम इस एक्सेप्शन के बाद भी बचा हुआ प्रोग्राम रन करे और एक एक्सेप्शन शो हो जाए यूज़र के लिए। वो चाहे तो उसको हैंडल कर सकता है उसके बाद, और चाहे तो नहीं कर सकता है। तो अब ये तो सबको समझ में आ गया कि इसको क्यों यूज़ करते हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, वो सब आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा। चलिए, तो अब इसके बाद हम जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा अलग प्रोग्राम लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक प्रोग्राम है आपके पास में, और इस प्रोग्राम के अंदर आपको नॉर्मली जो डिवीज़न का प्रोग्राम होता है वैसा ही कुछ प्रोग्राम है। तो मान लीजिए डिवीज़न का प्रोग्राम है ये, और यहाँ पर आपने सिंपली कोई वैल्यूज़ ली, ए आपने लिया और उसके अंदर आपने कोई भी वैल्यू असाइन कराई, लेट्स से 15, राइट। और यहीं पर आपने कोई वैल्यू बी लिया, बी के अंदर आपने कोई वैल्यू 10 डाली है, और उसके बाद में एक और लिया सी, जिसके अंदर आपने वैल्यू जो है वो अगेन 10 डाला हुआ है। तो अब देखिए ये 3 वैल्यूज़ हैं और आपको डिवीज़न परफॉर्म करना है एक तरीके से। और वो डिवीज़न कैसे परफॉर्म करना है ये देखिए। मान लीजिए आपको डिवीज़न परफॉर्म करना है ये, जहाँ आपको रिज़ल्ट जो है उसके अंदर चीज़ें डालनी हैं। तो एक वैल्यू और ले लेते हैं यहाँ पर रिज़ल्ट के नाम से, ठीक है ना। एक और वेरिएबल ले लेते हैं, और उसके बाद में मुझे जो है वो कुछ काम इस तरह का करना है, रिज़ल्ट इज इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय बी माइनस सी, राइट। तो अब सिंपली मैं एक प्रोग्राम लिखता और इस तरीके से वैल्यूज़ जो है वो मेरे पास में आ जाती, और मैं लास्ट में इसके बाद में जो है प्रिंट यहाँ करा लेता, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट राइट। तो इस तरीके से मैं चीज़ें जो हैं वो आपको प्रिंट करवा देता, और यहाँ पर आपका जो प्रिंट है वो क्या हो जाता, द रिज़ल्ट इज़, और यहाँ पर आप सिंपली रिज़ल्ट को प्रिंट करवा देते, कोई इशू यहाँ पर नहीं आएगा। बिल्कुल बेसिक सा प्रोग्राम है। और अगर हम यहाँ लिखें कुछ और 8 लिख, मान लीजिए यहाँ हमने लिख दिया 8, राइट। और एक बार इसको सेव करें, देन इसको कंपाइल करें, कंपाइल हो गया है। द रिज़ल्ट इज़ 7, बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है। अब यहाँ अगर आपने 10 किया तो इस केस में आप इसको कंपाइल कीजिए, कंपाइल हो गया, कोई इशू नहीं है, क्योंकि सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स जो हैं वो अभी तक बिल्कुल ठीक है प्रोग्राम के। तो वैल्यूज़ तो जब लाइव आपका प्रोग्राम रन होगा तभी दी जाएंगी, और इसी टाइम पर इसीलिए रन टाइम अनचेक्ड एक्सेप्शंस में आपके एक्सेप्शंस ये सारे आते हैं, ये हमने पहले भी देखा। और अब हम इसको रन कराते हैं, तो देखिए क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग डॉट। अब देखिए नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आया, आपको लगा कि हर बार ऐसा ही आता है, लेकिन इस बार क्या आया है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन आया है, डिवाइड बाय 0 लिख भी रहा है। तो ये कुछ ऐसी एरर्स हैं जो अभी तक आपको लिख करके जावा ने नहीं दी, ऑटोमेटिकली उसके पास है, और वो डिवाइड बाय 0 उसको पता है, उसने आपको लिख करके ये प्रिंट कर दिया। यहाँ तक सब ठीक लगता है, राइट।
लेकिन मान लीजिए आप कोई रॉकेट उड़ा रहे हैं और उस रॉकेट के अंदर इसकी वैल्यू कभी भी 1 नहीं होनी चाहिए, तो ये लॉजिक आपको पता है, ये जो रिजल्ट है इसकी वैल्यू कभी 1 नहीं होनी चाहिए, जबकि मैथमेटिक्स के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी वैल्यू कब 1 हो सकती है, जब यहाँ पर आपका और ये बी और सी जो है ये आपका कोई 25 हो और ये आपका मान लीजिए 10 हो, तो ये 15 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 करोगे तो 1 आ जाएगा। तो कंप्यूटर की नज़र में सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको पता है कि 1 आने से कुछ इशू आपके सिस्टम में आ सकता है, तो आप उसको कैसे टैकल करोगे, है ना। तो उस केस में आप एक्सेप्शन लगा सकते हो। अब आपको लगता है कि भाई मेरा यहाँ एक्सेप्शन आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, जो एक्सेप्शन मुझे ऐसा लगता है कि जिन स्टेटमेंट्स में एक्सेप्शन आ सकती है उन्हें मैं ट्राई कैच ब्लॉक, ट्राई जो ब्लॉक है उसमें लिखूंगा और वहाँ से फिर मैं कैच में उसको रिसीव करूँगा, जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था। तो कुछ नहीं, सिंपली आपको लगता है यहाँ एरर आने वाली है, लिखो ट्राई और इसको ट्राई में बंद कर दो। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, राइट। और यहाँ आपको क्या करना है, कैच लिखना है, और कैच के अंदर आपको क्या करना है, जैसे कि कल डिस्कशन हुआ भी था और एक बार अच्छे से देख लेते हैं। कैच में अब आपको पता है यहाँ अर्थमेटिक एक्सेप्शन आती है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। इस तरीके से आपने रिसीव की और उसके बाद में आ गया system.out.println और इसमें मान लीजिए आपने किया द एक्सेप्शन इज और उसके बाद में प्लस लगा करके। अब देखिए ध्यान से सुनना, यहाँ आप लिख दीजिए कुछ भी जो आपको लिखना है, या फिर प्लस छोड़ दीजिए अभी के केस में, फिर आपको बताएंगे। द एक्सेप्शन इज डिवाइड बाय 0, ये आपने अपनी तरफ से लिख दिया। अब सबसे पहली बात है कि भाई ये जो अर्थमेटिक एक्सेप्शन है यहाँ पर क्या रिसीव हुआ, एज एन आर्ग्यूमेंट क्या ले रहा है, ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट ले रहा है एज एन आर्ग्यूमेंट। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से कुछ थ्रो हुआ होगा, तो जैसे ही यहाँ एक्सेप्शन आती है यहाँ से अर्थमेटिक एक्सेप्शन नाम की जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट जो है वो एक तरीके से सेंड होता है। और ये जो अर्थमेटिक क्लास ऑब्जेक्ट है या कोई भी थ्रोएबल क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो जब ऑब्जेक्ट बनते हैं उस टाइम एक कंस्ट्रक्टर भी उससे पहले बना हुआ है सब में, जो कि 1 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जो स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है। तो वही आपका यहाँ पर पास होगा और वो आपको प्रिंट भी हो जाता है, वो मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा। अभी के केस में सिंपल एक प्रोग्राम हम देखते हैं जो कि इस तरीके से काम कर रहा है। अब देखते हैं इसका क्या बेनिफिट्स हैं। चलिए इसको कंपाइल करके देखते हैं और रन करके देखते हैं एक बार प्रोग्राम को। जावा सी hello.java, देखिए एरर आ रही है, कैन नॉट फाइंड सिंबल। अच्छा, तो हमको लिखने में इशू हो गया होगा। चलिए क्लास का नाम भी आपको सही लिखना है, अदरवाइज एरर एक्सेप्शन सीधा आ जाएगी। अब देखिए क्या है, द एक्सेप्शन इज डिवाइड बाय 0, तो मतलब एक्सेप्शन तो अभी भी थी, बी और सी की वैल्यूज तो अभी भी 10-10 हैं, लेकिन अब आपका प्रोग्राम जो है वो इस तरीके से कंट्रोल को ब्रेक नहीं करता है, सिंपली दिखा रहा है द एक्सेप्शन आई है इज डिवाइड बाय 0, मतलब जो हमने लिखा है हम इसमें कुछ भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं अब। तो एक तरीके से यूजर को पावर मिल गई कि आप भैया कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो, एक्सेप्शन आ जाए तब भी, राइट। तो ये आपका ट्राई और कैच ब्लॉक होता है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें डिफ़ॉल्ट थ्रो हो रहा है, सिस्टम अपनी तरफ से ही अर्थमेटिक एक्सेप्शन की क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहा है, जो कि उसको पता है कि किस टाइप का है, अर्थमेटिक टाइप का है, और वो यहाँ पर आपने कुछ प्रिंट भी इसके बाद करवा दिया। अब अगर मान लीजिए मैं इस लाइन को उठाता हूँ और यहाँ प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, ट्राई और कैच दोनों ही ब्लॉक से बाहर, मतलब इंडिपेंडेंट कोड में इस एक्सेप्शन के आने के बाद, ठीक है। और यहाँ मान लीजिए मेरे को लिखना है एग्जिट। अब एक बार इसको सेव करते हैं, आपका एक्सेप्शन भी आ रहा है और एक्सेप्शन हैंडल भी हो गई है, और उसके बाद जो बचा हुआ प्रोग्राम है वो भी आउटपुट दे रहा है। बचा हुआ प्रोग्राम क्या है, द एग्जिट हमने लिखा था, इसका मतलब यह है कि इन ब्रेसेस के बाहर आप जो भी लिख रहे हैं वो भी आपको आउटपुट में शो हो रहा है, विच इज़ इन इट सेल्फ अ ब्यूटीफुल थिंग, है ना, कि आपने एक्सेप्शन भी दिखा दी जो भी अपने मन से आ रही है आपके बिजनेस लॉजिक के हिसाब से, प्लस आप जो है प्रोग्राम में बाद में भी चीज़ों को करके देख रहे हैं और वो भी प्रोग्राम आपका रन हो रहा है।
तो ये आपका इस तरीके से एग्जिट नहीं होता है। तो ये तो हो गया ट्राई और कैच की बात। अब मान लीजिए जैसा कि हमने पढ़ा था, आपको कुछ केसेस के अंदर हमने आपको फाइनली भी एक कीवर्ड बताया था। फाइनली का क्या यूज है समझिए। आपने लिखा फाइनली और इसको फाइनली के अंदर आपने डाल दिया। अब एक बार इसको सेव कराते हैं, कंपाइल और रन करते हैं। देखिए अभी भी प्रिंट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल ब्लॉक जो है वो आपको गारंटी देता है कि अगर आपका प्रोग्राम इफ इट इज द ट्राई कैच और द कैच ब्लॉक इफ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, then after also your finally block will run. So this is a type of guarantee by the compiler to you कि भाई फाइनली ब्लॉक तो चलेगा ही चलेगा। तो ये आपका केस हर तरीके से आपको काम में देखने को मिलेगा। अब इसके बाकी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये हटाया, ठीक है, आपने कैच ब्लॉक हटाया, कंपाइल, और अब आपका देखो क्या आ रहा है, कैच ब्लॉक हटाने के बाद में द एग्जिट भी आ रहा है और एक्सेप्शन भी दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपाइलर में ट्राई ब्लॉक से थ्रो तो किया कोई चीज़, लेकिन कैच करने के लिए कैच ब्लॉक हमारे पास नहीं है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट कैच है कंपाइलर का वो चलेगा, जावा का जो बाय डिफ़ॉल्ट कैच है वो चलेगा, और उसने कैच करके आपको बता दिया कि ये डिवाइड बाय 0 है। अब हमने जो लिखा है वो लाइन नहीं शो होती है क्योंकि वो हमने हटा दी है। लेकिन भले ही कैच नहीं चला तो भी आपका फाइनली ब्लॉक जो है वो चला है और उसने आपको क्या प्रिंट किया है, द एग्जिट, आप देख सकते हैं। तो यही फाइनली कीवर्ड का यूज भी है, कैच चले या ना चले, एग्जिट जो आपका फाइनली है वो फाइनली कीवर्ड आपको ये फैसिलिटी देता है कि ये ब्लॉक तो कम से कम चलेगा ही चलेगा। तो वो आपका रन हुआ, उसमें कोई इशू नहीं आया है, ठीक है। इसके बाद एक और प्रोग्राम देखते हैं जो कि थ्रो कीवर्ड अगर आपको यूज करना हो तो कैसे करेंगे उसके रिगार्डिंग है। ये एक बार हम हटा देते हैं। चलिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ट्राई कैच ब्लॉक ही ले लेते हैं सीधा। और ट्राई जो ब्लॉक है इसके अंदर मान लीजिए आपने सिंपली एक थ्रो किया, कुछ एक कीवर्ड है थ्रो, और जब आप ये लिखते हैं तो आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू कीवर्ड से, और कौन सी क्लास का, मान लीजिए आपने इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। इनपुट आउटपुट आईओ एक्सेप्शन नाम से भी एक क्लास थी, आपको पता होगा, अपना वीडियो देखिए इससे पहले वाला पीछे करके। तो आईओ एक्सेप्शन नाम से भी एक क्लास है, मान लीजिए उसका आपने ऑब्जेक्ट सिंपली थ्रो किया है, कुछ नहीं किया है आपने, इस तरीके से थ्रो करके इसको ट्राई ब्लॉक में बंद किया है। फिर कैच किसको करोगे, कैच भी आपको यही करना होगा जो आपने थ्रो किया है। तो आईओ एक्सेप्शन को ही आपने कैच किया, ठीक है, और यहाँ पर आपने हैंडल करके इसको सिंपली प्रिंट करवाया system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ आपने सिंपली इस तरीके से लिख के, अब देखिए ध्यान से, आपने इससे पहले वाले जितने भी एग्जांपल किए वहां आपने कुछ भी थ्रो नहीं किया था, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट थ्रो कंपाइलर कर रहा था, आप उसको कैच करते थे और कभी तो वही एरर प्रिंट होती थी, कभी जो आपने कैच किया और कैच ब्लॉक लिखा उसकी एरर प्रिंट हुई, ठीक है। इस केस में आपने एक्सप्लिसिटली थ्रो किया है चीज़ों को। तो आपने क्या थ्रो किया है, आप कह रहे हो कि भैया एक एक्सेप्शन है, आईओ एक्सेप्शन मैं थ्रो कर रहा हूँ, और उसको कैच करने के लिए आपने कैच ब्लॉक भी बना दिया है। अब आप चाहते हो कि जो मैसेज है इस एक्सेप्शन का वो शो हो जाए कि ये कंपाइलर में क्या लिखा हुआ है इस आईओ एक्सेप्शन वाली पर्टिकुलर एरर के अंदर। तो उसके लिए एक फंक्शन आता है जो ऑब्जेक्ट क्लास है, तो आपको पता है ऑब्जेक्ट से ही कॉल होते हैं फंक्शंस। तो ई हमारा ऑब्जेक्ट हमने पास किया, तो ई डॉट गेट मैसेज नाम से आपका एक फंक्शन है जो इस मैसेज को गेट करेगा और आपको शो कर देगा।
चलिए एक बार इसको करके देखते हैं, कोई एरर तो नहीं है इसमें। द एरर इज ऑफ सेमीकोलन। तो कुछ क्लासेस के नेम्स आप अपने हिसाब से थोड़ा ध्यान रख करके और लिखेंगे तो वो इश्यूज आपको नहीं आएंगे। चलिए ये क्या बता रहा है एक बार देख लेते हैं। कैन नॉट फाइंड सिंबल। अच्छा राइट, आपने ये प्रोग्राम के टाइम ध्यान रखना है, आप आईओ एक्सेप्शंस यूज़ वो कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, तो आपको इंपोर्ट भी करना होगा। हमने आपको ऑलरेडी इंपोर्ट करना बता दिया है पैकेजेस को। तो इंपोर्ट जावा के अंदर एक पैकेज है .io नाम से, और इसकी हमको सारी फाइल सभी के लिए ले लेते हैं। तो स्टार लगा लिया ये इस तरीके से, इसलिए कैन नॉट फाइंड सिंबल आ रहा था। अब ये इधर आ जाएगा, एक बार देखते हैं, कम से कम ये एरर नहीं आनी चाहिए। हो गया है। अब देखिए द एक्सेप्शन इज नल, तो इसका मतलब एक्सेप्शन, द एक्सेप्शन इज तो हमारा प्रिंट हो गया, और जो मैसेज आया है वो इस एक्सेप्शन से हमारे पास क्या निकल के आया है, वो आया है नल, राइट। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि हर कोई क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, जो कि थ्रोएबल क्लासेस में मैंने आपको हायरार्की लिखाई है, उसमें हर एक में एक कंस्ट्रक्टर बनाया है वन पैरामीटराइज्ड, जो कि स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है, और वहां पर एरर का नाम आप सेट कर सकते हो सब क्लासेस के हिसाब से। लेकिन क्योंकि ये सब क्लास पहले से बनी हुई है, तो वहां ऑलरेडी नल नाम से स्ट्रिंग में पास किया हुआ है, जो कि आपको यहाँ पर शो हो गया है। तो यही इसका इम्प्लीमेंटेशन है। अब इसके बाद आप फिर कुछ दोबारा ट्राई करना चाहो कि भाई इस एक्सेप्शन के बाद भी कुछ लिखा हुआ कोड काम करता है क्या, तो वो हर केस में आपका काम करेगा जब भी आप खुद से ट्राई कैच करवाएंगे। तो ये 2 बार प्रिंट हो जाएगा, तो ये केस आपका हमेशा काम करेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखिए द एक्सेप्शन इज नल, द एक्सेप्शन इज, तो मतलब ये वाला भी प्रिंट हो रहा है जो हमने बाद में इसमें लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ट्राई और कैच जो है वो आपके हमेशा काम करेंगे। चलिए एक और प्रोग्राम आप देखिए, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ये एक प्रोग्राम है, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, टाइम भी ये कंप्लीट भी हो जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपने एक क्लास बनाई है हेलो नाम से। तो ये मेथड क्या कर रहा है, ये लिखा भी हुआ है, दिस मेथड थ्रोज एन एक्सेप्शन टू बी हैंडल्ड बाय कॉलर और कॉलर ऑफ कॉलर एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक मेथड है, देखिए इसका नाम क्या है, फन। ये एक्सप्लिसिटली थ्रो कर रहा है इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन, इस नाम से एक एक्सेप्शन होती है। और उस फंक्शन के अंदर आपने लिखा कुछ भी system.out.print, और उसके बाद आपने क्या किया, थ्रो किया। जैसे हमने इससे पहले वाला प्रोग्राम देखा, वहाँ हमने क्या किया, थ्रो किया, इसका ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट जो है किस क्लास का बनाया, इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन का, और वहाँ पर हमने ब्रैकेट में एज एन आर्ग्यूमेंट क्या पास किया, डेमो। क्योंकि हमने आपको बताया कि वन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है हर इस क्लास के पास में, तो वो हमने उसमें सीधा डेमो पास कर दिया। अब यहाँ पर एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो हम लिखते हैं, यहाँ पर एक कॉलर आपने क्या किया, फन से कॉल किया इसको, ठीक है। अब फन कहाँ पर है, फन आपका यहाँ है। अब जब आपने इसको ट्राई और कैच ब्लॉक में लिखा, तो जैसे ही आपने फन किया, तो फन होते ही ये कॉल होगा, तो ये प्रिंट होगा। उसके बाद में ये लीगल एक्सेप्शन आएगी। फिर इसको कैच करने के लिए आपने अगेन वही काम किया, और यहाँ आपने लिख दिया कॉट इन मेन, कि मतलब वहाँ से आपने वो थ्रो की और ये मेन फंक्शन में कॉट हो गई है। तो मतलब अब एक्सेप्शन से हमको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से जब आप फंक्शंस को यूज़ करेंगे, इस केस में अभी तक हमने कहीं भी इस तरीके से फंक्शंस के अंदर से थ्रो चीज़ें नहीं की थी। तो ये क्या हुआ, एक फंक्शन हुआ, एक मेन फंक्शन हुआ, और जो मेन आपका ब्लॉक होता है, मेन फंक्शन है, वो हुआ। तो अब आप किसी दूसरे फंक्शन से मेन फंक्शन के अंदर थ्रो करना सीख गए हो, और यहाँ पर हैंडल करना भी उसको सीख गए हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी एक्सेप्शन हैंडलिंग जावा के अंदर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक बार आपको मैं इसको रन करके भी दिखा देता हूँ। देखिए इनसाइड फन, कॉट इन मेन, दोनों ही आउटपुट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इनसाइड फन कहाँ है,
यहाँ पर भी गया है ये, उसके बाद एक्सेप्शन भी आई है और एक्सेप्शन को आपने कॉट भी कर लिया है मेन में। आपको अगर प्रिंट करवाना है तो आप क्या कर सकते हो, e.getMessage। तो इस जो ये इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन है, इसके अंदर क्या मैसेज लिखा हुआ है पहले से वो भी आपको प्रिंट हो जाएगा। तो हमने अब हर तरीके से एक्सेप्शन को छोटे छोटे प्रोग्राम्स के उससे देख लिया है। फर्स्ट हमने देखा कि कैसे आप जब नहीं करते हैं तो डिफ़ॉल्ट कैसे थ्रो होती हैं चीज़ें, बिना ट्राई कैच के कैसे मैनेज करता है जावा। फिर आप ट्राई लगाते हो और कैच लगाते हो तो कैसे मैनेज होता है। आपने ट्राई यूज़ किया, कैच नहीं किया, बट आपने फाइनली यूज़ किया तो भी काम चल जाता है। अच्छा, एक और इसमें आप इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, अगर आपने कैच जो है वो नहीं लिखा, तो पिछले वाले केस में क्या हुआ था, जब आपने कैच नहीं लिखा था तो फाइनली वाला ब्लॉक चल गया था। और इस केस में अगर आप इसको चला के देखेंगे जहाँ पर सिर्फ ट्राई है, तो देखिए क्या आता है आपको, यह लिखा हुआ आता है कि एक एरर आई है, ट्राई विदाउट कैच, या फिर फाइनली, या फिर रिसोर्स डिक्लेरेशंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको ट्राई के साथ में या तो कैच यूज़ करना पड़ेगा या फाइनली यूज़ करना पड़ेगा, या आप दोनों यूज़ कर सकते हो, बट ट्राई को आप अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यही एक्सेप्शन हैंडलिंग के रिगार्डिंग हमारा आज का था लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई नया टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो कि लास्ट टॉपिक होगा आपके जावा के सीक्वेंस में।